नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व 2 व्याख्यानों से हमने प्रारंभ की थी हमारे जो इतिहास की एक श्रृंखला, और उसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और उसमें हमने प्रारंभ किया प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पूर्व जो 2 व्याख्यान हुए हैं उसमें हम हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन, उसके साथ साथ में हमने जो इस प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन कर हमने प्राचीन भारत का इतिहास, हमने उसमें प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, उसका विभाजन हमने समझ लिया। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह हमारे पास इतिहास का कालखंड है, या वह इतिहास है जिसको जानने के लिए हमारे पास अवशेष हैं, और अवशेषों के साथ साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार जो आद्य इतिहास है, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री है, उसके साक्ष्यों को, लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और आज हम हमारे इस व्याख्यान में आद्य ऐतिहासिक काल में आने वाली जो हमारी एक सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इस हमारे देश की, हमारे पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो अब हम आज जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसे क्या है कि एक विशिष्ट भूभाग या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग जब एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि उनकी संस्कृतियों में जब समानता हमें देखने को मिलती है, तो उसी को हम सभ्यता कहते हैं, यानी उसी को हम सिविलाइजेशंस कहते हैं। अर्थात जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके द्वारा समान संस्कृति का, एक संस्कृति का अनुसरण किया जाता है, वही हमारे लिए सभ्यता, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। अब हमारे देश की जब हम बात करते हैं, हमारे देश की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, उसकी जानकारी हमारे को आज से लगभग 100 साल पहले यानी 1921 में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जब हमारे सामने एक स्थल, जो हड़प्पा स्थल है, वह हमारे सामने आता है। तब हमें ज्ञात होता है कि हमारी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके नामकरण के बारे में हम पूरा आगे से अध्ययन करेंगे। ये स्थल जब 1921 में हमारे सामने आता है, उससे पहले हमारे पास में यह मान्यता थी हमारे देश के लिए, हमारे इतिहासकारों के द्वारा, कि लगभग ईसा के जन्म से 1500 साल पहले हमारे देश में, 1500 ईसा पूर्व हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ, और आर्य ही सबसे पहले हमारे देश में आकर बसने वाले लोग थे। ये मध्य एशिया से आए थे, और इन ऐसा जो मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए थे, और उनके द्वारा ही यहाँ आकर सबसे पहले भारत में सभ्यता जो स्थापित की गई, वह सभ्यता आर्यों के द्वारा ही स्थापित की गई थी, और वह सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। और उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि जो आर्यों के द्वारा जो मध्य एशिया से आए थे और भारतीय क्षेत्र में, उपमहाद्वीप में, उनके द्वारा जो सभ्यता स्थापित की गई, वह सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जो ग्रामीण सभ्यता थी। अब उसकी हम जानते हैं कि उसका विस्तार कितना था। तो उसके जो विस्तार की हम बात करते हैं, तो यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पूर्व में अफगानिस्तान से लेके और पश्चिम में पश्चिमी गंगा तट तक, यह सभ्यता, यानी जो जिसकी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह मतलब पूरे उत्तरी और
उत्तर पश्चिमी जो भारत था उस क्षेत्र में ये फैली हुई थी, और जो मध्य एशिया से आने वाले आर्य थे उनके द्वारा यहीं पे आकर अधिकार किया गया। इसी क्षेत्र पे, जो ये क्षेत्र है कश्मीर से उत्तरी राजस्थान, अफगानिस्तान से लेके पश्चिमी गंगा तट तक का जो क्षेत्र था, इस पे आके आर्यों के द्वारा अधिकार किया जाता है। और इस स्थान को, इस जो क्षेत्र को उनके द्वारा आर्यवर्त कहा गया। और ये जो सभ्यता थी इसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि यह 1500 साल पहले ईसा पूर्व की सभ्यता थी, और एक वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले जो हम मानते थे, ये ऐसा मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी है। लेकिन जब 1921 में जब ये हमारे सामने हड़प्पा स्थल खोज दिया जाता है, तो हमारी जो जानकारी थी वह पूर्ण रूप से बदल जाती है, क्योंकि वह ग्रामीण सभ्यता थी। और इस स्थल को खोजने के साथ में ही जो हड़प्पा स्थल खोज दिया जाता है, तो अब हमारी मान्यता ये हो जाती है कि हमारे देश में आर्यों से पहले भी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। अब बात हम करें कि जो सिंधु घाटी के अवशेष हैं हमें प्राप्त हुए 1921 में, लेकिन इन अवशेषों को इससे पहले प्राप्त करने का दावा भी 1921 से पहले भी, उससे भी पहले 100 साल पहले यानी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा ये कहा गया, सबसे पहले प्राप्त करने का, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं उसके द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी के अंदर। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इस जो 1921 में इसका पहला स्थल हमारे सामने आता है, तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती 1921 में है, लेकिन इसको प्राप्त करने का दावा चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में भी किया गया। अब बात करें कि हम 19वीं सदी के मध्य में भारत की जब बात करते हैं, तो 1848 से लेकर 1856 तक हमारे देश में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और हम जानते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी अपने विस्तारवादी नीति, अपनी हड़प नीति के लिए जो उसके जो कार्य थे उनके लिए वह बदनाम थे। उनके द्वारा जो अत्याचार थे, वो जो मिलाने का जो विस्तारवादी नीति थी, उसके लिए लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। लेकिन ये इस प्रकार से बदनाम होने के साथ साथ ही वह उनके द्वारा जो कुछ ऐसे सुधारवादी कार्य किए गए जिनके लिए भी लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है। तो सबसे पहले उनके दो जो सुधारवादी कार्य थे उनमें उनके द्वारा 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल यात्रा भारत में प्रारंभ की जाती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देश के जो अलग अलग स्थान थे वहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, रेलवे ट्रैक शुरू किए। और जो उनके द्वारा जो ये पहली रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी वह बम्बई से लेकर थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी की जो उन्होंने रेलवे लाइन प्रथम रेल यात्री शुरू की, उसके साथ ही हमारे देश में प्रारंभ हो जाता है रेलवे लाइन बिछाने का कार्य, और प्रारंभ तेज गति से हो जाता है। तो पूरे देश में जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो गया, लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हो जाता है। जब रेलवे लाइन का जो एक कार्य चल रहा था, तो हमारे देश में जब लाहौर से कराची तक रेल लाइन का जो बिछाने का कार्य चल रहा था, तो उसके लिए टीलों की खुदाई हो रही थी, उनको समतल किया जा रहा था। तो उन टीलों की खुदाई के दौरान ही हमारे को टीलों के नीचे कुछ अवशेष मिले। और जब ये अवशेष मिले तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में तो उनको नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब ये खुदाई हुई और तो जब ये काफी मात्रा में हमारे को निकल के आते हैं ये अवशेष, तो इनके ऊपर ध्यान दिया गया। यानी कि जो अवशेष थे उन पे ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार जो टीलों के नीचे अवशेष हमें प्राप्त हुए, उन अवशेषों को प्रारंभ में नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब इनकी काफी संख्या में ये प्राप्त होने लगे तो फिर इन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। और सबसे पहले 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको एकत्रित किया और उन पे अनुसंधान रिसर्च प्रारंभ की।
इसीलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, क्योंकि हमने जो पिछले व्याख्यान हुए हैं उनमें भी हमने इस पर चर्चा की थी। और जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी का जो है वह हम अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही जो यहाँ से प्राप्त अवशेष थे उनको इकट्ठा किया और उन पे अनुसंधान किया। लेकिन उनके द्वारा जो ये शोध किया गया तो वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। फिर वो क्या है, उन्होंने कनिंघम ने डलहौजी के पास गए और उनसे बातचीत की और ये सिफारिश की कि भाई यहाँ पे हमें खोज या अनुसंधान और उत्खनन कार्य हमें करवाना चाहिए। लेकिन डलहौजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डलहौजी तो अपनी विस्तारवादी नीति और जो हड़प नीति थी उसी पे उनका ध्यान केंद्रित था। तो इस प्रकार उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। डलहौजी के बाद में हमारे जो वाइसराय, डलहौजी के बाद में जो बन के आए कैनिंग गवर्नर जनरल, उनके द्वारा भी इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उनकी भी इसमें रुचि नहीं थी। और इस प्रकार काफी समय गुजर जाने के बाद, कुछ समय के बाद में, काफी समय के बाद में भारत में वाइसराय बन के आए 1899 में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वैसे तो अपनी मतलब नीतियों के कारण वैसे रहे हैं, नापसंद रहे हैं, लेकिन उनके कार्य थे। इसके साथ साथ जब वो आए तो वो क्या कि लॉर्ड कर्जन थे, वे एक पुरातत्वविद थे और वो एक उनकी रुचि इसमें थी। तो उन्होंने आते ही इस और ध्यान दिया और जब उन्हें मालूम चला कि इस प्रकार यहाँ उत्खनन कार्य हुआ है तो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया, यानी इसका प्रमुख बनाया। जॉन मार्शल इस पे काम करते हैं तो जॉन मार्शल ने क्या किया कि 2 टीमें गठित की और उस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो उनकी पहली टीम थी, उस टीम में पहली टीम में थे दयाराम साहनी और दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे राखाल दास बनर्जी। तो काफी समय में उनके द्वारा जो उत्खनन किया गया, तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी को एक खुदाई के दौरान एक पूरे के पूरे शहर का उन्हें प्रमाण उनको मिलते हैं और वह उसका नाम था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में था और यह लाहौर के पास मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। इस प्रकार सबसे पहले जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो जॉन मार्शल ने 2 टीमें गठित की, उनमें एक दयाराम साहनी थे, एक राखाल दास बनर्जी। तो सबसे पहले 1921 में सफलता मिलती है दयाराम साहनी को इनमें सफलता मिलती है और उनके द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की जाती है। उसके अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी को एक और स्थल मिलता है, उसका नाम मोहनजोदड़ो था। ये मोहनजोदड़ो स्थल था, ये भी पाकिस्तान में था और ये कराची के पास लरकाना जिले में स्थित था। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था, जो ये स्थल जो इनको मोहनजोदड़ो मिला। तो इस प्रकार जब दोनों स्थल जब थे ये सिंधु घाटी में ही स्थित थे और जब इनकी तुलना की गई, तुलना यानी यहाँ से प्राप्त अवशेष साक्ष्यों के आधार पर जब इनकी तुलना की गई तो उनमें बहुत सारी समानताएं, सिमिलरिटीज उनको देखने को मिली। हमने जैसे बात की थी कि एक विशिष्ट क्षेत्र में या मतलब रह रहे लोगों की जब संस्कृति एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उनमें समानताएं होती है, तो उसी को हम सभ्यता कहते हैं। तो जो इस संस्कृति में समानता, जो दोनों स्थल थे वहां से जो साक्ष्य मिले उनमें समानता होने के कारण, उन संस्कृति में समानता के कारण ही ये एक सभ्यता हुई और इस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखने का कारण यह था कि जो दोनों स्थल थे वे दोनों के दोनों स्थल जो प्राप्त हुए वो सिंधु घाटी में स्थित थे। जब सभ्यता का नाम सिंधु घाटी रख दिया गया तो उसके बाद में इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में मिलने के कारण। तो
ये ऐसा हुआ कि यह भी ज्ञात था कि भाई यहाँ पे कभी न कभी कोई सभ्यता रही थी। हमें ये अच्छी तरह से विदित हो गया कि जो दो स्थल हमारे को प्राप्त हो गए, तो भाई ये कभी न कभी इस स्थान पे कोई सभ्यता जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। लेकिन आगे हमारे पास सवाल यह उठता है कि जो ये सभ्यता, हमें नई सभ्यता जो 1921 में और 1922 में हमारे सामने आई और जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पुरातत्वविदों ने रखा, तो प्रश्न ये आया कि भाई जो ये जो सभ्यता आई है, जो ये संस्कृति सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, ये हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, जिसको जो 1500 ईसा पूर्व से हमारे देश में स्थित जो मानी जा रही थी और उसे ही हम सबसे प्राचीन मान रहे थे, तो ये था कि भाई ये सभ्यता जो नई मिली है, यह सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता से पुरानी है या उसके बाद की है। यह सवाल सबसे अहम था। तो इसके लिए हमारे पुरातत्वविदों ने इनकी तुलना की और अपनी अनुसंधान की, उसमें हमारे सामने ये स्पष्ट होता है। अब जो अहम प्रश्न है वह यह था कि इस सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, इसका जो समय था वह क्या था। तो इसके जो काल को निर्धारण को लेकर हमारे विद्वानों में, हमारे पुरातत्वविदों में इसके उद्भव और विकास को लेकर जो मत थे वो अलग अलग मत थे, यानी कि इस पे एक मत नहीं थे। हम देखते हैं कि जॉन मार्शल का जो मानना था, उनका यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व के काल, इस दौरान ये सभ्यता विकसित हुई और यही इस सभ्यता का काल जॉन मार्शल के अनुसार रहता है। इसी प्रकार जो एम व्हीलर हैं, उन्होंने इस सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके इस सभ्यता का जो काल बता रहे हैं, उनका मानना था कि ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। इसी दौरान इसका उद्भव हुआ, इसी दौरान इसका विकास हुआ। अब रेडियो कार्बन C14 विधि है, इसके अनुसार इस सभ्यता का जो काल आता है वह 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व आता है। तो इस सभ्यता का जो काल निर्धारण का जो मुद्दा था, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इनमें सबसे सही रेडियो कार्बन C14 विधि को माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। इस सभ्यता के काल निर्धारण की, यानी जो हमने बात की। अब प्रश्न यह था कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी में ही अवस्थित थी या कहीं इसका विस्तार और भी था, या कहीं अन्य नदी घाटियों के किनारे भी ये सभ्यता फली फूली। तो यह प्रश्न हमारे पुरातत्वविदों के सामने था। लेकिन जब हम देखते हैं कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र में नहीं थी, क्योंकि यह सभ्यता हमें पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में हमें पूरे विस्तार से हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सबसे उत्तर की, तो उत्तर में इससे संबंधित जो स्थल मिला वह था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में था, और यह मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। अब सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र इस सभ्यता का है वह था महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसी प्रकार इस सभ्यता की जो अगर पूर्वी दिशा की होगी बात की जाए, जो इसका विस्तार था जो पूर्व दिशा में था, वह कहाँ था, तो इसका जो स्थल मिला है वह आलमगीरपुर जो था मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है ये। अब दूसरा जो इसका पश्चिमी बात करेंगे, इसका पश्चिम में इसका जो स्थल था वह कौन सा था। सबसे पश्चिमी स्थल था इसका सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित
था। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास जो सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, तो ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें नहीं मिली। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा कि यह पूर्व में हमारे को हिंडन नदी, तो पश्चिम में हमारे को दास नदी के किनारे, और इसी प्रकार से उत्तर में हमारे को चिनाब, तो दक्षिण में हमारे को गोदावरी नदी तक इस सभ्यता का विस्तार था। जो ये सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये त्रिभुजीय आकार में था, यानी ट्राइएंगुलर इस सभ्यता का विस्तार था। अब जैसा कि हमने देखा कि ये सभ्यता जो है न एक सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसके जो स्थल थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, लेकिन जो अन्य स्थल जो अपन ने अभी इनका जिक्र अपन ने किया है यहाँ पे, ये अन्य नदी घाटियों के किनारे भी स्थित थे। तो इससे पहले हम ये मान रहे थे कि ये सभ्यता जो हमारी थी वह सिंधु घाटी क्षेत्र में ही थी, लेकिन इन स्थलों पे भी इसके मतलब अवशेष और इनके पूरा स्थल पाए जाने पे ये सिद्ध हो गया कि ये सभ्यता जो थी अन्य नदी घाटियों में भी स्थित थी। जब पुरातत्वविदों को ये ज्ञात हो गया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही नहीं थी और कि ये अन्य नदियों के किनारे भी, अन्य नदी घाटियों में भी इसका विकास हुआ, उसका उद्भव हुआ, तो हमारे पुरातत्वविदों ने ये निष्कर्ष निकाला। उन्होंने सोचा कि इसका नाम जो है, अब इसको हमें सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अन्य नदी घाटियों के किनारे भी सभ्यता पल्लवित और विकसित हुई है, तो ये सभ्यता, इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है। और हमारे पुरातत्वविदों ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदल कर रख दिया हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया। और हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस सभ्यता से जो हमें प्राप्त होने वाला जो सबसे पहला स्थल, जो प्रथम स्थल था, वह हड़प्पा था। जो हमने अभी पढ़ा है कि जो 1921 में जो इसके अंदर थे, दयाराम साहनी को 1921 में जो स्थल प्राप्त हुआ था, वह सबसे पहला स्थल था, वह हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता किया गया और पहला स्थल होने के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और अब ये इसी नाम से सभ्यता जानी जाती है। अब हम बात करें कि इस सभ्यता की जो प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी थी, यह सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, क्योंकि हर कोई भी सभ्यता होती है वह अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और उसमें भी ये अपनी अनेक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। उसमें एक था नगर नियोजन, यानी टाउन प्लानिंग। जो इस सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी, टाउन प्लानिंग जो सिस्टम था, वह अपने आप में अद्वितीय था। और दूसरा था इसका जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली थी, वह भी एक उच्च स्तरीय जल निकास प्रणाली हमारे को हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो यह इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता को, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको हमने हड़प्पा सभ्यता कहा और इस सभ्यता को हम और भी कई अनेकों नामों से हम जानते हैं, जैसा कि नगर नियोजन के मामले में सभ्यता अद्वितीय थी, तो इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा कि हमने हमारे व्याख्यानों में पूर्व में हमने पढ़ा भी है, जाना भी है कि जो तांबे का प्रयोग है, वह सर्वाधिक तांबे का प्रयोग जो किया गया था वह सैंधववासियों के द्वारा ही किया गया था। और जो सैंधववासी थे, उन सैंधववासियों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा भी उन्होंने बना दिया था। इस प्रकार जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी, उससे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसको हम। और
दूसरा इसका नाम एक हमें देखने को मिलता है, इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता से जो मिलने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण स्थल जो थे वह सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य में ही पाए गए हैं। इस प्रकार जो हमारे पास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम आते हैं, कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा नाम उसका उचित नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और दूसरी इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम इस सभ्यता को जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने जो महत्वपूर्ण स्थल थे, प्रथम स्थल जो हड़प्पा था, फिर मोहनजोदड़ो था। अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें जो स्थान जो मिले हैं, जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल जो मिले हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि इस सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में, इस सारणी में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण स्थान हमारे को प्राप्त हुए हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले आपको एक स्थल का कॉलम दिख रहा है, दूसरा वर्ष, फिर तीसरा नदी और उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि स्थल का नाम क्या है और स्थल को कब खोजा गया, वो आपको यहाँ वर्ष में दिखाई देगा। नदी यानी कि वह स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, और यहाँ पे उत्खननकर्ता कि उस स्थल पे उत्खनन का कार्य किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया, वह आपको यहाँ उत्खननकर्ता के कॉलम में दिखाई देगा। और वैसे ही जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल था उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में वह कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्ष 1921 में यह स्थल खोजा गया, तो यह स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था और इसके उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। और ये इसकी वर्तमान स्थिति है वह आप देख सकते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ मोंटगोमरी जिले के अंदर हड़प्पा स्थित है। इस प्रकार सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, वह 1921 में खोजा गया। आगे आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी जो ये खोजा गया 1922 में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और यहाँ का जो उत्खननकर्ता जो थे, यहाँ के उत्खनन का कार्य यहाँ पे किया गया आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वह है पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान के जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके अगला जो स्थल आप देख रहे हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो यह स्थल 1921 में खोजा गया और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के उत्खननकर्ता यानी यहाँ से उत्खनन का कार्य करने वाले थे गोपाल मजूमदार। और इसकी भी जो वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान के अंदर ही है। ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। कोटदीजी के जो खोज की गई 1935 में, और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो उत्खनन का कार्य किया गया वह फजल अहमद खां के द्वारा किया गया, और यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंध प्रांत के अंदर। अगला स्थल आप देख रहे हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर को हमने इस सभ्यता का पश्चिमी स्थल के रूप में भी हमने इसको देखा है, क्योंकि ये इस सभ्यता से प्राप्त होने वाला सबसे पश्चिमी स्थित स्थल था। और यहाँ 1927 के अंदर यहाँ पे खोज इस स्थल की जाती है, और यह दास्क नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ के जो उत्खनन का कार्य करने वाले थे वो पुरातत्वविद थे आर.एल. स्टाइन। और यह भी पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। यह बलूचिस्तान प्रांत के अंदर स्थित है। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। इस प्रकार जो हमने ये 5 स्थल देखे, इन 5 स्थलों की अगर हम देखें वर्तमान स्थिति, तो ये 5 के 5 स्थल पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं। ये 5 स्थल आपको पाकिस्तान में, इनकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है।
अगला हम देखते हैं रोपड़। रोपड़ यहाँ पे जो ये प्रकाश में आया, ये 1953 में खोजा गया, जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया वह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। और वर्तमान स्थिति यह पंजाब प्रांत, ये भारत के पंजाब में स्थित है। अगला स्थल आप देख रहे हैं आलमगीरपुर, जो 1958 में खोजा गया, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ भी जो खोज का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ के अंदर। इस स्थल को हमने अभी कुछ समय पहले ही इसको हमने इस सभ्यता का पूर्वी स्थल हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि ये पूर्व से मिलने वाला स्थल था जो आलमगीरपुर था। आगे देख रहे हैं आप लोथल, जो 1954 में खोजा गया। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो उत्खनन का कार्य यहाँ पर जो किया गया वह रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह गुजरात में स्थित है। अगला स्थल आप देख रहे हैं रंगपुर है, जो 1931 में खोजा गया, जो मादर नदी के किनारे स्थित है। और MS वत्स के द्वारा, यानी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। यह भी गुजरात में स्थित है। अगला स्थल जो है सुरकोटदा। सुरकोटदा यहाँ पे 1964 में खोज का कार्य, इसकी खोज हुई। और सरस्वती नदी के किनारे यह स्थल स्थित था। और यहाँ पे जगतपत जोशी के द्वारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया, और यह भी गुजरात में है। इस प्रकार जो लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये जो 3 स्थल जो हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, ये फिर हमारे भारत के गुजरात से हमें को मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अगला स्थल जो कालीबंगा है, यह कालीबंगा यहाँ पे 1953 में खोज का कार्य, इसका खोज हुई इसकी, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया, यानी कि उसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष थे। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस सभ्यता से हमारे को जो स्थल जो है, अन्य स्थल भी कई हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये पंजाब में भी था, और राजस्थान में भी इसकी स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में भी इसका स्थल हमारे को आलमगीरपुर मिलता है। इसी प्रकार यह हरियाणा के अंदर भी इससे हमें संबंधित काफी स्थल मिलते हैं, जिनमें बनवाली है, राखी गढ़ी है, मिताथल है। इस प्रकार के स्थल जो हैं वो हमारे को हरियाणा से मिलते हैं। जैसा कि राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी जो स्थल है वह हरियाणा से मिला। यहाँ पे खोज का कार्य सूरत भान और रफीक मुगल के द्वारा किया गया। और ये कार्य इस स्थल को खोजा गया 1969 में, यानी 1969 में। और यह जो स्थल जो राखी गढ़ी थी, यह जो स्थल था वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसी प्रकार जो बनवाली है, यहाँ पे जो खोज का कार्य, इसका उत्खनन का कार्य जो किया गया वह रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। और यह स्थल 1973 में खोजा गया, और यह स्थल भी सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो मांडा है, ये हमारे को जम्मू कश्मीर से हमें कोई स्थल मिलता है। और यह स्थल जो था, ये यहाँ पे जो मांडा में है, यहाँ पे जगतपत जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। 1982 में इस स्थल को, मांडा को खोजा गया। यहाँ पे जगतपत जोशी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे को जो मिलने वाले स्थल थे, ये स्थल थे। इसके अतिरिक्त हम देखें कि जो ये सभ्यता, इसका विस्तार था वो अफगानिस्तान तक भी था। तो ये अफगानिस्तान से मुंडी गाक और सोर्तुघई नामक स्थल हैं, वो हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं। इस प्रकार ये सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता थी, ये अपने अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के स्थलों में व्यापक रूप से ये प्रसारित थी। और यहीं से हमें इसके महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो ये स्थल हैं, यहाँ से प्राप्त जो स्थल हैं, इन स्थलों को हम अलग अलग एक एक स्थल हम लेंगे। और उस स्थल से, जैसे हड़प्पा है, यहाँ हड़प्पा से मिलने वाली क्या यहाँ से जो अवशेष हैं, क्या यहाँ से हमें ऐसी सामग्री हमारे को प्राप्त हुई है। तो इन स्थलों से अलग अलग जब हम यहाँ से प्राप्त हुए अवशेषों को और सामग्रियों का अध्ययन हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया, तो इससे हमें संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पे व्यापक प्रभाव इसके द्वारा पड़ता है। तो अब हम एक एक स्थल को लेकर आगे इसका अध्ययन कर रहे हैं, करेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रमुख सैंधव स्थल
एवं उनसे प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। अब हम यह जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो विभिन्न जो इसके स्थल है, वहाँ से हमारे को बहुत सी वस्तुएं मिली है, वहाँ से हमें बहुत से अवशेष मिले हैं। तो वो किन किन स्थलों से हमें क्या क्या प्राप्त हुई है, अब हम यह जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा स्थल। ये जो स्थल है हड़प्पा, इससे हमारे को एक सबसे बड़ी इमारत मिली है। उस इमारत में 12 कक्षों का बना हुआ एक अन्नागार है। इस अन्नागार में 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ बने हुए कक्ष थे। तो इसे हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसे अन्नागार कहा है। अन्नागार इसलिए कहा है क्योंकि इसके बाहर जो ये अन्नागार था, जो 6-6 की लाइन में बना हुआ था, यहाँ हमें कुछ जौ और गेहूं के दाने बाहर मिले हैं। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिलने के कारण हमारे पुरातत्वविदों ने इसे जो सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा की थी, उसको जिसमें 6-6 के जो कक्ष बने हुए थे, उसे एक अन्नागार कहा गया है, यानी 12 कक्षों का अन्नागार कहा है। और वहाँ पे हमें गेहूं और जौ के दानों के जो अवशेष मिले हैं, उससे हमारे पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के या यहाँ के हड़प्पा के लोगों को की जो मुख्य फसलें थी वो जौ और गेहूं थी। हड़प्पा से ही हमें जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज मिलती है वह है एक कब्रिस्तान, एक ग्रेवयार्ड। उसे नाम दिया है R37। इसे R37 या समाधि 37 के नाम से भी इसको जानते हैं। जो ये समाधि थी, एक ऐसा स्थल, समाधि स्थल उनको पुरातत्वविदों को मिला है जहाँ से एक साथ 57 मानव कंकाल यानी 57 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसको R37 नाम इसलिए दिया गया कि ये जो कंकाल 57 कंकाल थे, जब इन 57 कंकाल्स को पुरातत्वविदों ने इकट्ठा किया और जब उन पे रिसर्च, जब इन पे शोध प्रारंभ की गई, तो इन 57 कंकालों में से 20 कंकाल ऐसे थे जो बहुत ही डिकम्पोज हो चुके थे, यानी वो नष्ट हो चुके थे। तो उनमें से सिर्फ 37 भी ऐसे बचे कि जिन पे शोध किया जा सकता था। तो 20 कंकाल वहां से नष्ट हो गए, तो इसलिए इसे R37 कब्रिस्तान R37 इसको नाम दिया गया, यानी समाधि 37। तो यह हड़प्पा से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, एक कब्रिस्तान R37 का, जहां से हमें 57 मानव कंकाल मिले और उनमें से 20 डिकम्पोज क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सिर्फ 37 पे ही रिसर्च अनुसंधान हमारे पुरातत्वविद कर पाए। हड़प्पा से ही हमें एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है, वह है एक उर्वरता की देवी की मूर्ति। उर्वरता की देवी की मूर्ति यानी एक स्टेच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। स्त्री की मूर्ति, इस स्त्री की मूर्ति में क्या दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। इससे हमारे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि जो धरती है, उस धरती से उगती हुई फसल निकल रही है, और अनुमान ये लगाया हमारे पुरातत्वविदों ने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा के लोग थे, वो धरती की पूजा करते थे और वो उसको उर्वरता की देवी यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानते थे। तो हड़प्पा से जो हमें महत्वपूर्ण स्थल जो प्राप्त होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी इमारत जिसमें 12 कक्षों का एक अन्नागार, दूसरी एक कब्रिस्तान जो R37 के नाम से जानी जाती है, और तीसरी है एक उर्वरता की देवी की मूर्ति। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़ी जो इमारत प्राप्त होती है उसका नाम है एक विशाल स्नानागार, यानी एक ग्रेट बाथ, एक विशाल अन्नागार। यहाँ से भी हमें एक जो सबसे बड़ी इमारत जो है वह है एक विशाल अन्नागार, यानी यहाँ से भी एक फुट ग्रेन हमारे को प्राप्त हुआ है। दूसरी जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है वह है एक विशाल स्नानागार।
तो ये मोहनजोदड़ो की दो प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिसमें एक तो थी सबसे बड़ी इमारत की जब बात की जाती है तो वह आती है हमारे पास एक विशाल अन्नागार, और जब सबसे प्रसिद्ध इमारत की बात की जाती है तो वह एक विशाल स्नानागार हमारे को मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही हमारे को प्राप्त होती है नटराज की मूर्ति। नटराज यानी नृत्य का देवता, और वो है नटराज की मूर्ति जो प्राप्त हुई है उससे ही भगवान शिव का रूप माना गया है। इसके साथ ही हमारे को एक मोहनजोदड़ो से ही एक मूर्ति और प्राप्त होती है जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसमें भी उनको शिव के रूप में दिखाया गया है, और इस जो शिव के रूप को है त्रिमुखी शिव का रूप उनको माना गया है। और जो ये हमारे को जो मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ की, उसके सिर पर सींग थे, और इसके साथ साथ ही उन जो मूर्ति है शिव की, ये पशुपतिनाथ की, उसमें 6 जानवर उसके अंदर मौजूद हैं। 6 जानवर उसमें दिखाए गए हैं। ये 6 जानवर विभिन्न 5 प्रकार की प्रजातियों के हैं। जानवर 6 हैं और वो प्रजाति उनकी 5 है। तो इस पशुपतिनाथ की मूर्ति के दाईं ओर हमारे को मिलता है एक बाघ और एक हाथी, और बाईं ओर हमारे को मिलता है एक भैंसा और गेंडा, और पैरों के नीचे दो, बाईं और दाईं ओर के नीचे हमारे को मिलते हैं 2 हिरण। इस प्रकार प्रजातियां तो यहाँ होती है 5, और कुल जानवर हो जाते हैं यहाँ पर 6, 2 बाईं ओर, 2 दाईं ओर, 2 नीचे की ओर। इसके बाद में पैरों के नीचे 2 मोर भी हमारे को इस पशुपतिनाथ की मूर्ति में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है इसे भी शिव का ही रूप माना गया है, और शिव का भी वह रूप जो त्रिमुखी शिव का रूप है वह माना गया है। इनके सिर पर सींग है, और 6 जानवर, 5 प्रजातियों के 6 जानवर यहाँ इसमें हमें देखने को मिलते हैं। 2 दाईं ओर हमारे को मिलते हैं हाथी और बाघ, बाईं ओर हमारे को मिलता है भैंसा और गेंडा, और 2 हमारे को नीचे हिरण मिलते हैं, और पैरों के नीचे 2 मोर भी हमारे को मिलते हैं। इस प्रकार जो पशु पक्षियों से घिरे हुए जो ये शिव का रूप था, उससे ही पशुपतिनाथ का रूप हमारे पुरातत्वविदों ने इसका अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो हमारे को एक महत्वपूर्ण चीज है, पुरोहित की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग, पुरोहित राजा की मूर्ति है। वह भी हमारे को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, एक डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू है वह भी हमारे को मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और ये डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू है यह सबसे प्रसिद्ध मतलब स्टेचू मोहनजोदड़ो की है, क्योंकि यह कांसे से निर्मित थी। हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, उन्होंने ही तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया, और तांबे में टिन मिलाकर कांसे का इन्होंने सिंधुवासियों ने निर्माण किया, बना दिया था इस धातु को। इस प्रकार जो हमारे को यहाँ से जो नृत्य करती हुई जो बालिका की मूर्ति मिलती है वह कांसे से निर्मित है। इसके अतिरिक्त जो मोहनजोदड़ो से और जो हमारे को वस्तुएं मिली हैं उनमें है एक स्वास्तिक चिन्ह और एक मोहर पर नाव का चित्र भी हमारे को यहीं से मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो मोहनजोदड़ो से जो हमारे को अवशेष और जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें महत्वपूर्ण है प्रत्येक मकान से कुएं के साक्ष्य, मतलब हर मकान से हमारे को मोहनजोदड़ो से हर घर से एक कुएं का साक्ष्य मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विकसित नगरों में से एक नगर माना जाता था, और वहां से हमारे को हर घर से एक कुएं का साक्ष्य हमारे को प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि अगला स्थल हम लेते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये भी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी विशेषताएं यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो ग्रामीण था। इस स्थल को ग्रामीण स्थल माना।
मकान जहाँ से है हमें कच्ची ईंटों के मिलते हैं और यही एकमात्र ग्रामीण स्थल इस सभ्यता का था। इसी के साथ में जो चनहूदड़ों से हमारे को ईंटें प्राप्त होती है वह भी एक विशिष्टता लिए हुए है कि यहाँ से चनहूदड़ों से जो हमारे को ईंटें प्राप्त हुई है वे गोल और वक्राकार आकृति की हमारे को देखने को मिलती हैं और वे भी ये ईंटें कच्ची ईंटें थी। अब हम जब अन्य स्थलों की बात करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल है वहाँ से जो प्राप्त हमें ईंटें होती है, तो उन ईंटों के जब हम आकार की बात करते हैं उनकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वह हमारे को 4:2:1 में, यानी कि एक क्यूबॉइड घनाभ के रूप में हमारे को मिलती है। यानी कि अन्य स्थलों से जो भी ईंटें प्राप्त हुई है वे पक्की ईंटें हैं और उनके आकार में समरूपता है, वो 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुई है। जबकि हमारे को चनहूदड़ों से प्राप्त ईंटें हैं वे गोल या वक्राकार ईंटें हैं और वे कच्ची ईंटें हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से हमारे को लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य भी हमारे को चनहूदड़ों से ही प्राप्त होते हैं। साथ में ही एक ऐसा चित्र चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दर्शाया गया है। यह भी चित्र जो है चनहूदड़ों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चनहूदड़ों से ही कुत्ते के पंजों के निशान के भी साक्ष्य जो हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। और जो चनहूदड़ों सबसे अधिक जाना जाता है वह है क्योंकि यहाँ से एक ऐसा कारखाना प्राप्त हुआ है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे, यानी कि यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना इस चनहूदड़ों के स्थल पर था। इस प्रकार चनहूदड़ों एक मात्र इस सभ्यता का ऐसा स्थल है जो ग्रामीण स्थल माना जाता है और यहाँ से प्राप्त होने वाली ये सभी अवशेष और वस्तुएं इसको अपनी विशिष्टता दर्शाती है यहाँ की। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल गुजरात से मिलने वाला ये ऐसा स्थल है कि यहाँ से एक बंदरगाह का पोर्ट का हमारे को साक्ष्य हमारे को मिलते हैं। तो बंदरगाह होने की वजह से यह जो लोथल है यह आयात और निर्यात का एक महत्वपूर्ण स्थल इस सभ्यता के लिए रहा होगा, ऐसा हमारे पुरातत्वविद मानते हैं। और जब बंदरगाह मिलता है और यहाँ से ही जब आयात निर्यात का अनुमान लगाया जाता है तो हमारे पुरातत्वविदों ने इस लोथल को ही सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा है। यानी जो कॉमर्शियल कैपिटल है वह लोथल इस सभ्यता की हमारे पुरातत्वविदों के अनुसार मानी जाती है। लोथल से ही जो प्राप्त होती है वह हमारे को प्राप्त होती है फारस की मुद्राएं, यानी फारस की सील्स हमारे को ये जो है यहाँ से प्राप्त होती है। फारस यानी ईरान, जो पर्सिया है वहाँ की मुद्राएं हमारे को लोथल से प्राप्त होती है। इससे हमारे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि फारस के लोग हमारे लोथल के स्थल तक आया करते थे और यह लोथल के स्थल हैं, लोथल के लोग हैं वो फारस तक पहुँचे थे व्यापार के उद्देश्य से। यानी कि फारस के लोग हमारे लोथल आया करते थे और लोथल के लोग वहाँ जाया करते थे। ये फारस की मुद्राएं यहाँ से मिलने के कारण हमारे पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया है। और जो चावल के दानों के साक्ष्य हैं वो भी हमारे को लोथल से ही प्राप्त होते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलने के कारण हमें ये भी ज्ञात होता है कि सिंधुवासी जो यहाँ के लोग थे वो चावल की कृषि से भी परिचित थे। इसके साथ में ही जो ये है यहाँ से लोथल से हमें प्राप्त होता है एक मम्मी का जो साक्ष्य है, यानी डेड बॉडी का जो मिस्र में ये प्रथा है तो ऐसी है वो मिस्र में चलती है। तो डेड बॉडी मतलब ये जो मम्मी क्या होती है कि मिस्र में डेड बॉडी जिसका अंतिम संस्कार जिसे दफनाया नहीं जाता है, मृत शरीर को न दफनाया जाता है और न उसको जलाया जाता है, अपितु उस डेड बॉडी को वैसे ही रखकर उस पे एक मिश्रण का लेप कर करके उसके पट्टियां बांध दी जाती है और उसे वैसे ही सुरक्षित रख दिया जाता है। जब हमारे को लोथल से इस मम्मी के साक्ष्य मिलते हैं तो हमारे पुरातत्वविद मानते हैं कि
हमारा जो लोथल के लोग थे वो मिस्र और मिस्र के लोग यहाँ आते जाते थे, यानी उन वे एक दूसरे से संपर्क में थे। यह यहाँ से प्राप्त मम्मी के साक्ष्य के आधार पे हमारे पुरातत्वविदों ने लगाए हैं। इसके साथ में लोथल एक अन्य एक विशिष्टता और कुछ अपनी महत्ता रखता है, वह है कि यहाँ से यही एकमात्र ऐसा स्थल है, यहाँ से एक ऐसा मकान प्राप्त हुआ है, एक ऐसे मकान के साक्ष्य मिले हैं कि उस मकान का जो मुख्य द्वार है वह मुख्य सड़क की ओर खुलता है। जबकि हम देखते हैं कि सिंधुवासी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मकान प्राप्त हुए हैं उन मकानों में जो एक नियम था कि उनका जो मुख्य द्वार था वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर गली की ओर खुला करता था। लेकिन यहाँ पे लोथल से हमें ऐसा अपवाद मिला है कि उसका जो मकान है उस मकान का मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि यह जो मकान बना है ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट बना है, उसके विरुद्ध बना है, यानी उन नियमों से नहीं बना है। अतः यह मकान इस लोथल के किसी प्रधान का मकान रहा होगा, क्योंकि यह गली की ओर नहीं खुल के यह मुख्य द्वार की ओर खुला है। इसके साथ में ही लोथल जो है यही एकमात्र ऐसा स्थल है कि यहाँ से हमारे को जल निकास की जो प्रणाली है उसके विकसित होने के प्रमाण नहीं मिलते। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग और एक विकसित जल प्रणाली, जल निकास प्रणाली के लिए अपनी सभी विश्व की समकालीन सभ्यताएं थी उनमें अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी। तो यहाँ पे जो क्या है कि जल निकास प्रणाली का विकास लोथल में उस स्तर का नहीं हो पाया था जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों पे हुआ था। अब हम देखते हैं कालीबंगा। जो अगला स्थान है वह है कालीबंगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। तो यहाँ से कालीबंगा से हमारे को काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है और कालीबंगा से ही हमारे को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और यहीं से हमारे को हल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा है वहाँ से हमारे को मिलते हैं अग्निकुंड और हवन कुंड। अग्निकुंड और हवन कुंड हमारे को कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो हमने ये महत्वपूर्ण स्थल जो हमने देखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, तो ये इस सभ्यता के वे महत्वपूर्ण स्थल हैं और हमने यहाँ यह देखा कि इन स्थलों से हमारे को कौन कौन से अवशेष और कौन कौन सी विशिष्ट वस्तुएं जो हैं हमारे को प्राप्त हुई हैं। और इनका जब हमारे को ज्ञान होता है, हमारे पुरातत्वविदों ने यह इनके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और जन सामान्य का जीवन था उसके लिए इन्होंने निष्कर्ष निकाला और उनके इन सभी पहलुओं पे, इन सभी पक्षों पे समुचित प्रकाश है वो इन अवशेषों और यहाँ से मिली वस्तुओं के आधार पे ही लगाया जाता है। नगर नियोजन प्रणाली जो है सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो नगर नियोजन प्रणाली इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। और यहाँ जो भी नगर बनते थे उन नगरों में जो मकान बना करते थे वो पक्की ईंटों के बना करते थे। जितने भी स्थल थे जहाँ पे वहाँ से जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वह हमारे को पक्की ईंटों की देखने को मिलती है। नगर नियोजन प्रणाली में जो ईंटें जो थी, पक्की ईंटों का जो इस्तेमाल हुआ करता था वो पक्की ईंटें 4:2:1 में हमारे को मिली हैं। और इन पक्की ईंटों के अतिरिक्त भी हमारे को कुछ अन्य प्रकार की ईंटें भी प्राप्त हुई है जिनका उपयोग सिंधुवासी अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यों में यानी भवन निर्माण में अलग अलग प्रकार से किया करते थे। जैसे कि हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की जो ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं और उन ईंटों का जब हम देखते हैं कि उनकी आकृति के हिसाब से उनका जो उपयोग था वह अलग अलग हुआ करता था।
तो जो कच्ची ईंटें वहाँ से जो हमारे को मिली है, तो कच्ची ईंटों का जो उपयोग सिंधुवासी करते थे वो रक्षा दीवार यानी सुरक्षा की दीवार जो बनाया करते थे उसमें वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। साथ में ही सड़कें जो बनती थी, सड़कें भी इसी से बना करती थी, और प्रवेश द्वार है वो भी कच्ची ईंटों से ही बनते थे। इसी प्रकार जो पक्की ईंटें हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो भवन निर्माण, विशाल भवन निर्माण के अंदर पक्की ईंटें ही उपयोग में ली जाती थी। हमें कई स्थलों से 2 मंजिला और उससे भी बड़े मकान हमारे को सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार जो अलंकृत ईंटें हुआ करती थी, अलंकृत ईंटें एकमात्र स्थल जो है कालीबंगा, वहां से हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता से अलंकृत ईंटें जो मिली है वह एकमात्र स्थल कालीबंगा से मिली है, और उन ईंटों का प्रयोग जो फर्श बनाने के लिए किया गया है। साथ में ही जो एल आकार की ईंटें हैं, जो एल आकार की ईंटें थी उनका प्रयोग मकान बनाने के अंदर कोने बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो मकान के किनारे, बाहरी हिस्से और जो मल निकास की जो प्रणाली थी उसमें एल आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो वक्राकार ईंटें हैं, जो गोल आकार की ईंटें थे, वो हमारे को एकमात्र जो स्थल है इस सभ्यता का चंदहुरलो, वहां से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हमें प्राप्त हुई है फन्नीदार ईंटें। जो फन्नीदार ईंटें हुआ करती थी उनका इस्तेमाल सिंधुवासी हैं वो नाली बनाने में किया करते थे, ताकि नाली बनाने में जो इनका इस्तेमाल होने से पानी का बहाव अच्छे प्रकार से हो सके। इस प्रकार फन्नीदार जो ईंटें थी वो नाली बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। अब हम बात करते हैं कि जितने भी नगर जो बनते थे सिंधुवासियों के, और वहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी और जो मकानों का जो विभाजन इस प्रकार से जो बनते थे, वो एक ग्रिड प्रणाली यानी एक जाल पद्धति पर वहाँ बना करते थे। तो इस ग्रिड प्रणाली और जाल प्रणाली में होने के कारण जो सड़कें हुआ करती थी इस सिस्टम में, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें जो होती थी बिल्कुल सीधी होती थी। तो इस प्रकार जो हमारे पास में जो भवन बनाने के लिए जो स्थान हुआ करते थे वो एक सममितता के अंदर बनते थे, यानी कि जो एक ग्रिड प्रणाली थी वो एक शतरंज के आकार में उस प्रकार से एक दूसरे को काटती थी। अब बात करते हैं हम इसके नियोजित शहर की। तो जो नियोजित शहर हुआ करता था उस शहर में हमारे को प्रमुख रूप से 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो हमारे को देखने को मिलता है पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। जो स्थल हमारे को सिंधु सभ्यता के मिले हैं उसमें 2 प्रकार के शहर में हमारे को 2 प्रकार के टीले देखने को मिलते हैं। एक हुआ करता था पश्चिमी टीला और दूसरा हुआ करता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो होता था वह अधिक ऊंचाई पर, और पूर्वी टीला होता था वह तुलनात्मक रूप से कुछ नीचा हुआ करता था। तो पश्चिमी टीला होता था उसको अधिक ऊंचाई पे, और जो पश्चिमी टीले के जो नीचे बना होता था उसके नीचे दुर्ग बना होता था, इसीलिए उसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। और दुर्ग टीला के नीचे हुआ करते थे, उसके नीचे हुआ करते थे पुरोहित वर्ग के रहने का स्थान। और जो पूर्वी टीला था, यानी कि पूर्वी टीला पश्चिमी टीले की तुलना में कम ऊंचाई पे था, यानी कि वह तुलनात्मक रूप से नीचे हुआ करता था, और उसको हम कहते थे सिंधुवासियों के द्वारा उसको कहा जाता था निचला शहर। और निचला शहर जो था इसे ही नगर टीला कहते थे। और जो नगर टीला था यहाँ पे निवास करते थे नागरिक, हमारे शिल्पकार, सैनिक और जो अन्य कर्मचारी थे वो निचले टीले में यानी निचला शहर हुआ करता था वहाँ रहा करते थे। और इन सब के नीचे हुआ करता था जो स्थान, वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और जो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए और धार्मिक स्थल वहाँ बने हुए होते थे, ताकि उनका इस्तेमाल अलग प्रकार से हो सके। इस प्रकार जो टीला था वह जो शहर था वो 2 टीलों में विभाजित हुआ करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह अपनी ईंटों के आकार और साथ साथ में वहाँ पे जो टीले बने होते थे उनमें द्वारा अच्छी तरह से पहचान में आ जाती थी। अब हम बात करते हैं कि वास्तुकला की। वास्तुकला की जब बात करते हैं तो सिंधुवासियों की जो वास्तुकला थी, यहाँ की जो भवन निर्माण कला थी वह एक अलग प्रकार से
इनकी जो विशिष्ट नगर योजना थी उसी में हमारे को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से जो प्रत्येक मकान जो हमारे को मिला है, उस मकान के बाहर से जो नालियाँ मिली है वो पक्की ईंटों की देखने को प्राप्त हुई है, और वो पक्की ईंट की नालियाँ होने के साथ साथ में ही वो ढकी हुई भी रहती थी। इसके साथ में ही जो मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है। जो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो प्रत्येक मकान मिला है, यहाँ से जो मकान हमारे को मिलते हैं, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य और कुएं के साथ साथ में स्नानागार, रसोई और आंगन, यह जो मोहनजोदड़ो से जो मकान मिले हैं उनमें ऐसी व्यवस्था देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि जो वास्तुकला की जो शैली थी, क्या उस पर कोई विदेशी प्रभाव था? तो जो यहाँ की जो भवन निर्माण की जो शैली थी, यह पूर्णतः स्वदेशी थी, और इस पे बिना कोई हम स्पष्ट कोई विदेशी प्रभाव का कोई झलक यहाँ पे हमारे को देखने को नहीं मिलती है। और जो यहाँ की जो इमारतें बनती थी, उन इमारतों को बनाने के जो पीछे दृष्टिकोण हुआ करता था, वह वहाँ सौंदर्य की तुलना में उपयोगितावाद का दृष्टिकोण हुआ करता था। यानी कि जो बिल्डिंग्स जो बनती थी वो उन पे सौंदर्य पे ध्यान न देकर उनकी उपयोगिता पर ध्यान अधिक दिया जाता था। यानी कि उनका जो भवन निर्माण में, बिल्डिंग बनाने में जो दृष्टिकोण था, वह उपयोगितावाद पे, यानी उसकी उपयोग कैसे अधिक अच्छा हो सके, इस पे उनका ध्यान रहा करता था। और जो स्थापत्य की जो प्रथाएं थी, यानी कि जो विकसित हुई उस दौर में, उन पे हमारे को जो स्थानीय जो संस्कृतियां थी उन्हीं से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि पूर्णतः ये स्वदेशी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ की कृषि के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर। जब सेंधव-वासियों के कृषि के बारे में हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो जौ और गेहूं थी। क्योंकि जब हमने इसका जो पहला स्थल है वह हड़प्पा जो था, वहाँ पे हमारे को एक 12 कक्षों का जो अन्नागार मिला था, वहाँ से हमारे को जौ और गेहूं के दाने मिले हैं। तो उससे यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो जौ और गेहूं थी। इसके अतिरिक्त सेंधव-वासी हैं वो चावल की कृषि के से भी परिचित थे, यानी कि चावल की खेती के बारे में भी वो जानते थे, और चावल भी वहाँ हुआ करता था। जो हमारे को इसके अवशेष जो हमारे को मिले हैं, रंगपुर और लोथल से हमारे को चावल की खेती के हिसाब से मिले हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कहीं भी हमारे को सेंधव सभ्यता में गन्ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि सेंधव-वासी थे वो गन्ने की खेती नहीं किया करते थे और वो गन्ने से परिचित नहीं थे। और अब बात करते हैं कि जो कपास की खेती, तो कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय ही विश्व के अंदर सेंधव-वासियों को ही जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती सेंधव-वासियों के द्वारा ही की गई थी। पशुपालन जो था, यहाँ का लाइव स्टॉक था, वो था हाथी और घोड़े की जानकारी इनको थी, क्योंकि यहाँ से जो मुद्राएं हमारे को प्राप्त होती है उन मुद्राओं पे इनके जो हमारे को कुछ इनके वो मिलते हैं। साथ साथ में ही हमारे को हाथी का जो है, हाथी के जो हमारे को अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं हमारे को सुरकोटड़ा से। और जो घोड़े की जो अस्थियां थी वो हमारे को प्राप्त होती है लोथल से। तो इस प्रकार सेंधव-वासी हाथी और घोड़े से परिचित थे। इसके अतिरिक्त जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पे बैलों की आकृतियां भी अंकित थी। बैलों की आकृतियां अंकित थी, लेकिन हम एक बात और देखते हैं कि हमारे को गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि गाय और शेर से वो परिचित थे। यहाँ ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब बैल आता है तो फिर गाय के बारे में हम जब ऐसी बात नहीं कह सकते। इसका मतलब यह था कि जो इस सभ्यता में गाय की तुलना में बैल का अधिक महत्व था और गाय का कम महत्व था। तो यहाँ पे सेंधव-वासी थे वो हाथी, घोड़े और बैल और इनसे परिचित थे। अब हम बात करते हैं कि सेंधव-वासियों की जो मुद्रा थी, यानी कि यहाँ की करेंसी क्या थी। तो मुद्रा के बारे में जब बात करें सेंधव-वासी, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं थी। यहाँ
किसी भी प्रकार की मुद्रा का चलन नहीं था, क्योंकि यह सभ्यता थी वह पूर्ण रूप से बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देकर जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, वह यहाँ पे सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक अपवाद यह है कि हमारे को जो लोथल से फारस की मुद्राएं हमारे को मिली हैं, तो यह एक अपवाद है। बाकी अगर हम बात करें तो सैंधववासी जो थे वो वहाँ पे कोई मुद्रा नहीं थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसकी लिपि के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि लिपि का आविष्कार हो चुका था और सैंधववासी यानी हड़प्पाकालीन जो लोग थे उनके द्वारा लिपि का आविष्कार भी कर लिया गया था और लिपि का उन्होंने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, यानी वो उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी लिपि में क्या लिखा और वे इस लिपि के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे, यह हम अभी तक नहीं जान पाए। इसीलिए जो ये लिपि का आविष्कार हो गया था, इसीलिए इस समय को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसको रखा गया। तो सैंधववासियों की जो हड़प्पाकालीन लोगों की जो लिपि थी, उस लिपि में मूल चिन्ह 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे और 250 से लेके 400 तक उसमें अक्षर थे। और जो उनकी लिपि थी, इस लिपि को पिक्टोग्राफ कहा गया, क्योंकि ये लिपि थी जो भाव चित्रात्मक थी। इसमें चित्र बनाकर चित्रों के माध्यम से संदेश देने का भाव था, यानी यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इस लिपि को लिखा जाता था दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, यानी कि दाएं से इधर से चल के वापस बाएं और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस लिपि को लिखा जाता था। और इस लिपि को बुस्ट्रोफेडन नाम से भी जाना जाता है, इसको बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। अब बात करें जो यहाँ से जो मूल चिन्ह और जो अक्षर जो प्राप्त हुए हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा चित्र जो मिले हैं वो यू आकार के चित्र हमारे को मिले हैं। और इसके साथ साथ में ही जो मछली का जो है वो भी चिन्ह हमें सबसे ज़्यादा मिला है। ये दो चिन्ह हमारे को, जब सैंधववासियों की हड़प्पाकालीन लोगों की लिपि की बात की जाती है, तो वहाँ से हमारे को यू आकार की और मछली, इन दो के चिन्ह सबसे ज़्यादा मिले हैं। इस प्रकार सैंधववासी हड़प्पाकालीन के लोग जो थे, हड़प्पाकाल के लोग थे, वो अपनी लिपि यानी उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी और उसमें चित्रों के माध्यम से वो संदेश लिखा करते थे। लिपि की बात करें तो इसका पुराना नमूना 1853 में पहले प्रकाश में आया और जो 1923 तक आते आते उनके द्वारा जो लिपि जो यूज में ली जाती थी वो पूर्ण रूप से प्रकाश में आ चुकी थी। इस प्रकार सैंधववासी मतलब लिपि से उनके समय में हड़प्पा काल के जो सभ्यता थी उसमें लिपि का आविष्कार हो चुका था। अब बात करते हैं कि अंतिम संस्कार की, कि वहाँ पे हड़प्पा कालीन लोग जब शरीर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे। वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं तो उनके आधार पर यह सामने आया है कि वे तीन प्रकार की वहाँ पे शव की मृत्यु के बाद में उनको अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रियाएं थी वो 3 प्रकार से की जाती थी। मतलब शरीर का दाह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। उसमें पहला है दाह संस्कार। इसमें क्या करते थे सैंधववासी कि मृत शरीर को पूरी तरह जला दिया करते थे और जलाने के पश्चात उसके अंदर जो राख और जो अस्थियां होती थी उन राख और अस्थियों को घड़े में डालकर उनको दफन कर दिया करते थे। यानी कि जो ये हिंदू धर्म में जो अभी वर्तमान में प्रचलित है उसी के अनुरूप ये किया करते थे। और वे
ये करते थे कि जो राख और अस्थियां थी उनको वर्तमान में जिस प्रकार से अंतिम संस्कार के पश्चात नदियों में प्रवाहित किया जाता है, वे उसको नदियों में प्रवाहित नहीं करते थे और वो उसको जमीन में ही दफन कर दिया करते थे। यानी कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान से ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो नदियों को दूषित नहीं करते थे। इसके अलावा पहला दाह संस्कार हुआ। दूसरा था समाधान का जो तरीका था वो था पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या किया करते थे कि वे पूरे शरीर को दफन कर दिया करते थे। और इसमें जो ये जो प्रचलित है वर्तमान में इस्लाम में और ईसाई धर्म में, यही जो अंतिम संस्कार की विधि प्रचलित है। इस प्रकार पूर्ण समाधिकरण में शरीर को संपूर्ण को पूरे शरीर को दफन कर दिया जाता था। तीसरा तरीका है वह था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या हुआ करता था कि मृत शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता था। जंगल में इसलिए छोड़ा जाता था ताकि उसको पशु और पक्षी उसको जब खा लेते थे तो खाने के बाद जो बचा हुआ जो होता था शरीर, उस शरीर को ला करके वो दफन कर दिया करते थे, बचे हुए भाग को। तो इस प्रकार जो अंतिम संस्कार की 3 प्रकार की विधियां हड़प्पा कालीन लोगों में प्रचलन में थी। अब उनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन जो है, उनके जो वहाँ से प्राप्त अवशेष हैं, उन अवशेषों के आधार पर सामाजिक जीवन के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। और जो उनका जो समाज था, उस समाज का समाज में जो प्रमुख इकाई थी वह परिवार हुआ करती थी। समाज जो था वहाँ का वो मातृ सत्तात्मक था। यह हमें वहाँ से प्राप्त मातृ देवी की जो पूजा की जो मोहरें मिली हैं, मातृ देवी की जो पूजा करते थे, इसके साथ साथ में ही मोहरों पर जो अंकित मातृ देवी का चित्र है, उससे हमें ये पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनका समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। और इसके साथ साथ में ही जो हड़प्पा कालीन समाज था उसकी यह विशेषता भी थी कि वह समता मूलक था। यानी कि समानता पर आधारित वहाँ का समाज था। और इसके साथ में इसका मतलब समानता पर आधारित था यानी भेदभाव रहित था, और इसमें समता का भाव था। यानी कि समाज था वह मातृ सत्तात्मक था और समता मूलक समाज जो था हड़प्पा कालीन लोगों का समाज था वह समता मूलक और मातृ सत्तात्मक था। इसके साथ में ही हमारे को वहाँ के अगर जब सामाजिक जीवन पे जो बात आती है तो वहाँ पे वर्ग विभाजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनका अलग अलग वहाँ विभाजन था। ऐसे हमें वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ जो वर्ग विभाजन था, मतलब वर्ग विभाजन उस समाज के अंदर हड़प्पा कालीन समाज में वर्ग विभाजन देखने को मिलता है, क्योंकि जो पुरोहित वर्ग था वह विद्वान समझा जाता था, और योद्धा थे, और व्यापारी थे, और श्रमिक थे। इसके साथ ही जो सामाजिक जीवन था वहाँ साज सज्जा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था, विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष दोनों ही वहाँ पे आभूषण धारण करते थे। इसके अलावा जो हमें इसके साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ से प्रसाधन मंजूषा है वो मिला है। इसके अतिरिक्त हमारे को लिपस्टिक के इनके जो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनसे यह मालूम चलता है कि समाज में जो साज सज्जा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो सेंधोवासी थे, हड़प्पा कालीन लोग थे, वो थे उनका जो था वो युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय अधिक थे। वाणिज्य, व्यापार और ऐसी गतिविधियां थे उनकी तरफ हड़प्पावासी अधिक ध्यान देते थे, और जो रचनात्मक कार्य थे उनकी तरफ उनका अधिक ध्यान था। इससे हम कह सकते हैं कि ये हड़प्पा कालीन लोग थे वो युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। अब बात करते हैं सेंधोवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो सेंधोवासियों का जो धार्मिक जीवन था वह किस प्रकार का था, यह
इसकी जानकारी जो हमारे को मिलती है वह, क्योंकि यह जानकारी हमारे पास में है तो अवशेषों पे आधारित ही, लेकिन वह एक तो लिमिटेड है, सीमित है, दूसरी वह अस्पष्ट है, क्योंकि जो मुहरें मिली है, मिट्टी और धातु की मूर्तियां मिली है, इसके अतिरिक्त जो समाधान करने की जो क्रियाएं थी उनके आधार से ही हमारे को उनके धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो अग्नि पूजा और यज्ञ का प्रचलन भी सैंधव काल में रहा था, क्योंकि जो हमारे को कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इससे क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे अग्नि पूजा और यज्ञ का प्रचलन रहा होगा। अब बात आती है कि क्या सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो हमारे को अंतिम संस्कार के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जो अंतिम संस्कार जो किया करते थे, उसके पीछे उनका यही अहम विश्वास था कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात वापस पुनर्जन्म लेता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। और ईश्वर पूजा वे किया करते थे, मानव रूप में और वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में वो ईश्वर की पूजा किया करते थे। इसकी क्योंकि हमारे को तीनों ही प्रकार की जो साक्ष्य मिले हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं, उनमें तीनों ही रूपों से हमें उनके ईश्वर के प्रति निष्ठा भाव हमें देखने को मिलता है। जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति, वृक्ष की एक हमारे को ऐसी मुद्रा मुहर मिली है, मुद्रा नहीं मुहर मिली है, जिसपे पीपल के पत्तों के गिराई हुई एक आकृति है। और साथ में ही मानव जीव में तो जिस प्रकार की हमारे को मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सैंधववासी ईश्वर पूजा किया करते थे और उनका वो तीनों ही रूपों में ईश्वर की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त सैंधववासी भूत प्रेत मंत्र तंत्र और जादू टोना इनमें भी वो विश्वास रखते थे, क्योंकि जो अनेक स्थलों से जो ताबीज प्राप्त हुए हैं उनके आधार पे यह निष्कर्ष निकाला गया है। साथ में ही बलि प्रथा भी वहाँ प्रचलित थी, क्योंकि एक चंबूदड़ों से ऐसी एक बलि प्रथा की एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें बलि प्रथा का दृश्य दिखाया गया है। इस प्रकार सैंधववासियों का धार्मिक जीवन था। अब बात करते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन के। सैंधववासियों का राजनीतिक जीवन कैसा था, क्योंकि यहाँ भी जब बात आती है तो वो यही है कि उनके राजनीतिक जीवन को जानने का जो प्रयास हुआ उसमें हमें मालूम होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई राजनीतिक संगठन के रूप में कोई रहा हो, ऐसा वहाँ पे कोई स्पष्ट आभास हमारे को नहीं मिलता है। ये जरूर है कि हमें दो प्रशासनिक राजधानियाँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन्हें मतलब ट्विंस कैपिटल्स जो जुड़वा राजधानी कहा गया है, तो राजधानियाँ थी और लेकिन कोई संगठन स्पष्ट रूप से नहीं मिला। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर था और जो इनकी सामाजिक स्थिति थी उसके आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यापार की ओर इनका ध्यान अधिक था। ये कॉमर्स और ट्रेड में अधिक विश्वास करते थे। इसी के लिए शासन में वाणिज्य और व्यापारी वर्ग का अहम रोल रहा होगा, क्योंकि यही इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे। अब बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से हम जान चुके हैं कि सैंधववासी जो थे वो सैंधवकालीन सभ्यता थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीकरण यहाँ का हो चुका था। तो यह उनकी प्रमुख विशेषता थी। और इसके साथ साथ में कृषि पशुपालन पे तो वो ध्यान देते ही देते थे। इसके अतिरिक्त वो शिल्प और व्यापार पे अधिक ध्यान देते थे, क्योंकि हमें शिल्प के भी हमें चंबूदड़ों से मनके बनाने का कारखाना मिला है। साथ में ही जो व्यापार था, हमें कई ऐसे एक स्थान से दूसरे देशों के साथ व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये इस प्रकार से हमें उनके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ में ही कृषि और पशुपालन के साथ साथ में जो उनकी जो भूमि थी, उनकी जो उर्वर भूमि थी, वो उनकी कृषि के लिए उपयुक्त थी। जो वहाँ उनकी जो भूमि थी उसकी उर्वरता अच्छी थी और वो कृषि के लिए उपयुक्त थी।
इससे होता क्या था कि उनका जो नगरीय जीवन था, जो शहरी का जीवन था, उनका नगरीय जीवन को जो अतिरिक्त सरप्लस होता था उससे उनको खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाती थी, और साथ साथ में जो कच्चा माल था वह उनको शिल्प की जो उनकी रुचि थी उसका भी पूर्ति इसी से, मतलब जो कृषि की जो सामान बनता था, कृषि के लिए जो उत्पादन होता था उससे दोनों की पूर्ति हो जाती थी, नगरीय जीवन की भी और शिल्प के लिए उनको कच्चा माल भी प्राप्त हो जाता था। और व्यापार जो थे ये सिंधु क्षेत्र से बाहर भी इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं, और जैसे कि बंदरगाह के प्रमाण हमारे को प्राप्त होते हैं, और ये मेसोपोटामिया, मिस्र, मध्य एशिया से ये व्यापार किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उनका आर्थिक जीवन था वह नगरीकरण होने के कारण नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही इनका आर्थिक जीवन था। अब हम अंत में बात करते हैं कि ये सभ्यता जो एक अपने विकास के चरम पर थी, तो इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन को लेकर भी हमारे विद्वानों में, पुरातत्वविदों में और इतिहासकारों में एक मत नहीं है, वे इस पर अलग अलग अपनी राय रखते हैं। और उनका ये मानना है कि इन सभी निष्कर्ष पे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं रहा होगा, इसके पतन में कई कारण रहे होंगे, अनेक कारण रहे होंगे। मूल रूप से पतन में एक तो क्रमिक और दूसरा प्राकृतिक और मानवीय हस्तक्षेप, ये तीन जो कारण हैं, इन्हीं मूल रूपों से, तीन कारणों में ही जो सारे कारण हैं वो इसमें आ जाते हैं। क्योंकि क्रमिक जो था, क्रम से उनका एक पतन हुआ होगा, दूसरा प्राकृतिक कारण भी उनके पतन में एक भूमिका रही होगी, और मानवीय हस्तक्षेप यानी उनके द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और उनकी गतिविधियां थी वो मानवीय गतिविधियां भी थी। अगर इन विद्वानों की कुछ हम बात करें तो फेयर सर्विस के अनुसार जो थे, उनका ये मानना था कि सिंधु काल में जो हड़प्पा कालीन लोग थे वहाँ पे वनों का कटाव अधिक हो जाने के कारण संसाधन वहाँ के खत्म हो गए, संसाधन वहाँ के पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे, इसलिए इस सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल का मानना था कि इस सभ्यता का अंत है वो भूकंप के आ जाने से हुआ। इसी प्रकार जो है ऑरेल स्टाइन का मानना था कि ये सभ्यता क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। निष्कर्ष जब हम निकालते हैं, निष्कर्ष जब निकाला तो अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के अनुसार ये मानना था कि इस सभ्यता के पतन का मूल कारण था बाढ़, यानी जो, और इसी मत को सबसे वैध माना जाता है, क्योंकि इसे ही सबसे महत्ता देके इसको अधिक माना गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ होगा। और इस प्रकार जो ये सभ्यता थी वो अपने चरम उत्कर्ष से, मतलब 750 वर्षों तक 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता फली फूली अपने चरम काल में रही, और अंत में जो था उनका कारण नगरीय सभ्यता से वह ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई, और वह पतन इस सभ्यता का हो गया। इस प्रकार मित्रों, आज हमने जो है सिंधु सभ्यता का जो ये आद्य इतिहास की जो हमारे इस काल की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये जो आज हमने इसका पूरा इस पर हमने जानकारी प्राप्त की।